ओके अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी। क्या लगता है क्या होता है वर्किंग कैपिटल बेसिक इसमें? आयुष, जो डेली बिजनेस के लिए कैश यूज करना रहता है वो। सो बेसिकली जो भी डेली बिजनेस में रिक्वायरमेंट्स है, अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, तो डेली बिजनेस में जो जो खर्चे होते हैं, क्या खर्चे होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है, रेंट आता है, सैलरीज आता है, सब कुछ, एडमिन एक्सपेंसेस, पैकेजिंग, बहुत सारे खर्चे जो बेसिकली बिजनेस रन करने के लिए चाहिए मेरे को, वो सब मैं कितना इफेक्टिवली पे ऑफ कर सकता हूँ थ्रू माय करंट एसेट्स, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म के खर्चे मैं इफेक्टिवली पे कर पा रहा हूँ क्या? थ्रू माय करंट एसेट्स। तो अभी बैलेंस शीट के हिसाब से देखते हैं ताकि और इजीली समझेगा। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? सीए के अंदर करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी। हम लोग ने बेसिक्स में भी किया है बट वापस एक बार देखते हैं। कैश मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इक्विवेलेंस मतलब क्या? नाम से क्या समझ में आ रहा है? कैश बराबर क्या हो सकता है उसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है ना, हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट सिक्योरिटीज। अब ये मनी मार्केट सिक्योरिटीज क्या होता है? आप बैंक में जाते हो, बैंक को आप लोन देते हो, सेविंग्स अकाउंट अगर है, आप सेविंग्स अकाउंट बना रहे हो, मतलब क्या है? आप बैंक को लोन दे रहे हो ना। अगर लॉन्ग टर्म बैंक को लोन देना है तो आप क्या करते हो? एफडी ना। यानी कि अगर बैंक को आप शॉर्ट टर्म लोन पे करना है तो आप सेविंग्स अकाउंट बनाते हो, लॉन्ग टर्म है तो आप क्या बनाते हो? एफडी, मतलब बैंक को लोन दे रहे हो ना। सिमिलरली आप गवर्नमेंट के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट को लोन देने का है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको हम बोलते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल। यही लॉन्ग टर्म होगा तो उसको बोलेंगे ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग जो कैश इक्विवेलेंस के बारे में बात करते हैं ना, वो इसके बारे में बात करते हैं, टी बिल्स। समझ में आया? मनी मार्केट, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के साथ डीलिंग जो होता है। लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। समझा? बट नहीं तो इसको मनी मार्केट। तो करंट एसेट के अंदर क्या आया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और क्या आ सकता है करंट एसेट्स में? सेकंड, डेटर। डेटर मतलब जिसको भी मैंने माल बेचा है उससे मेरे को कितना पैसा लेना बाकी है, दैट इज डेटर। और क्या आ सकता है? इन्वेंट्री, इंपॉर्टेंट करंट एसेट है। इन्वेंट्री, अभी बहुत लोगों को लगता है कि इन्वेंट्री हमेशा फिनिश गुड्स होता है, ऐसा नहीं होता। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, फिर रॉ मटेरियल जो प्रोसेस हो रहा रहेगा वो भी आता है, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और थोड़ा फिनिश गुड्स भी आता है। समझ में आया? कभी कभी एक और आता है स्टॉक इन ट्रेड। अभी सीएफए के अंदर नहीं है इतना डिटेल में, बट ये ऐसे समझ में आना चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? अभी थोड़े कंपनीज होती है जो खुद माल नहीं मंगाती या मतलब रॉ मटेरियल बना लेके आके उसको प्रोसेस करके नहीं बेचता है। क्या करता है? सीधा कहीं से फिनिश गुड्स मंगाया और बेच दिया, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। समझा? खुद क्या करेगा? सिर्फ अपना लेबल डालेगा और बेच देगा। ऐसे समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब क्या हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, डेटर, इन्वेंट्री, सब करंट एसेट्स हुआ। और क्या करंट एसेट्स आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है? मैंने पहले ही पैसे दे दिए लेकिन अभी तक सर्विस नहीं लिया है, तो सर्विस मेरे को लेना बाकी है, तो मेरे लिए एसेट हुआ। बट एक्चुअल सेंस में एक एसेट है क्या? इधर से पैसा आने वाला है क्या? नहीं। तो आइडियली ना, जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना वर्किंग कैपिटल, तभी हम इसको कंसिडर नहीं करते। प्रैक्टिकली जब देखते हैं, अभी सीएफए के टाइम पे अपने को लेना पड़ता है, बट याद रखना प्रैक्टिकली इधर से पैसा आने वाला है क्या? नहीं। तो हम लोग प्रैक्टिकल सेंस के टाइम पे नहीं लेते। इधर क्या है? एक्चुअली मैंने पैसा दे दिया है, मुझे सर्विस लेना बाकी है। समझा? उस चीज का वजह से वो एसेट पे। और क्या आ सकता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी तो आ सकता है। अभी सपोज मैंने नेस्ले इंडिया स्टॉक में पैसा डाला है, लेकिन मैं वो ट्रेडिंग के लिए लिया हूँ, अगले 6-8 महीने में बेच दूंगा, तो वो इसके अंदर आता है। ऐसा समझ में आया क्या? ये सब कुछ क्या है? करंट एसेट्स। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स मतलब जिससे मैंने माल मंगाया है, रॉ मटेरियल मंगाया होगा, उसको देना है ना पैसा, कितना पैसा देना बाकी है, दैट इज क्रेडिटर्स। अभी उसके बाद मैंने क्या बोला कि मेरा बिजनेस का जो कोर ऑपरेशंस का खर्चा है, जैसे रेंटल हो गया, सैलरी हो गया, फिर बाद में एडमिन एक्सपेंसेस हो गया, रेंटल जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी, सब सब सब, वो खर्चा भी कभी कभी आउटस्टैंडिंग रहता है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेएबल्स। अभी वो कुछ भी पेएबल्स हो सकता है, रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, या ऐसे भी आते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, वो सब कुछ क्या है, लायबिलिटी। भाई इतना पैसा देना बाकी है, मैंने पहले भी सीखा है, बैलेंस शीट मतलब कितना बाकी है, बैलेंसेस बताता है बैलेंस शीट, समझा। क्रेडिटर्स पेएबल्स, और क्या हो गया, अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, मैंने पैसे ले लिए बट मेरे को सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, समझ में आ रहा है। उसके बाद और शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर मैंने लोन उठाया रहेगा तो यहाँ पे क्या था, मैंने गवर्नमेंट को लोन दिया है बट भाई मैं खुद भी तो लोन ले सकता हूँ, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक से ले लो या पब्लिक से ले लो, कमर्शियल पेपर बोलते हैं उसको, सीपीस, उस पर आएंगे बाद में वो। और क्या हो सकता है, एक और हो सकता है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने एक लोन लिया है 20 लाख का, कितने साल के लिए लिया है, 5 ईयर्स के लिए लिया है, तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया ना। बट ये साल में, मतलब ये साल के एंड में आप है ना ये 20 लाख में से 4 लाख रुपया प्रिंसिपल भर देने वाले हो ईयर एंड में, तो अपन कैसे करते हैं, 4 लाख करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और एक्चुअल लॉन्ग टर्म डेट 16 लाख, वैसे करके सेग्रीगेट करते हैं। वो लॉन्ग टर्म डेट को 2 पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख, क्योंकि ये ईयर एंड में 4 लाख देने वाले ना, और बाकी लॉन्ग टर्म डेट कितना, 16 लाख, वैसे करके हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं। ये समझ में आया। सो बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है कि कितना इफेक्टिवली आप आपका करंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकते हो थ्रू योर करंट एसेट्स। ये समझ में आया सबको, वर्किंग कैपिटल एज अ कंसेप्ट क्या होता है। अभी इसमें भी उन लोगों ने फोकस है ना 3 चीजों में किया है, क्योंकि वो सबसे क्रिटिकल एरिया है बिजनेसेस के लिए। कौन सा 3 एरिया है वो, डेटर, इन्वेंट्री और ये क्रेडिटर। वैसे पेएबल्स भी आता है बट ये लोग ने यहाँ पे क्रेडिटर, डेटर और इन्वेंट्री, क्योंकि अगर कुछ झोल हो सकता है वो 1 2 3 में ही हो सकता है। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ना भाई, पता है ना ये पैसा है मेरे पास, ये चेंज होने वाला है क्या, पता है इतना है। ये जो डेट है, ये डेट चेंज होने वाला है क्या, नहीं। ये जो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म है वो चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो चेंज क्या हो सकता है, क्रेडिटर, डेटर, इन्वेंट्री। कैसे चेंज हो सकता है, अभी डेटर है, सपोज तुम लोग सब लोग मेरे डेटर हो, तुम लोग सबको 10 लाख देने, मिला के सपोज करते हैं में से मेरे को 20 करोड़ आने वाला है, 10 लाख समझो या 20 लाख आने वाला है। अभी जरूरी है क्या पूरा 20 का 20 आएगा, तुम लोगों का ही बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, तुम लोगों के पास ही पैसा नहीं है, तो तुम लोग मेरे को कैसा दोगे, यानी कि डिफॉल्ट होने का चांसेस है कि नहीं। यानी कि जरूरी है क्या कि तुम लोग का 20 लाख आएगा ही आएगा, नहीं ना, देयर इज सर्टेन रिस्क अटैच टुवर्ड्स इट। समझा आपको। तो क्यों इसको हम लोग सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, वैसे तो सब करना है बट टेक्स्ट बुक ने किस पे फोकस किया है, 1 2 और 3। समझा। इन्वेंट्री क्यों, इन्वेंट्री बनाया तो है मैंने बट अगर बेच नहीं पाया तो, या पुराना हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, तो है कि नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं। तो दैट इज द रीजन हम लोग बोल नहीं सकते अभी इन्वेंट्री सपोज है मेरे पास 20 करोड़ का, जरूरी है क्या मैं 20 करोड़ का पूरा बेच पाऊं, नहीं। अगर मैंने बराबर इन्वेंट्री नहीं संभाला, या अगर पेरिशेबल आइटम है, पेरिश हो गया, तो देयर इज अ रिस्क ना। इसके लिए हम लोग 1 2 और 3 को देखते हैं। हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं, अच्छा अभी बिजनेस 8 साल से चालू है, तो हम लोग देखेंगे 8 साल में जब जब डेटर बना है बैड डेट्स हुआ है क्या, हुआ है तो कितना हुआ है, क्या कॉम्पिटिटर्स का भी इतना ही होता है क्या, कि कॉम्पिटिटर का ज्यादा होता है अपना कम होता है। तो हम लोग वैसे एनालिसिस करते हैं। समझ में आया, हमारा खुद का पास्ट के साथ और कॉम्पिटिटर के साथ। ये मैं आपको रियल टाइम में बता रहा हूं कैसे करना है। क्लियर है ये। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो उन्होंने दिया है टेक्स्ट बुक में, दैट इज कैश कन्वर्जन साइकिल। अभी ये समझने के पहले 2 3 और कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बोलो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल्स होता है कि ट्रेजरी बॉन्ड्स होता है? ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स दोनों गवर्नमेंट के। ट्रेजरी मतलब वैसा, ट्रेजरी बिल्स मतलब शॉर्ट टर्म टी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स मतलब लॉन्ग टर्म इन नेचर, दोनों गवर्नमेंट का है। तो रिस्क फ्री होता है वो, उसमें डिफॉल्ट का रिस्क नहीं आता। अच्छा, इतना क्लियर है सबको? किसी कुछ डाउट है? अच्छा, अभी कैश कन्वर्जन के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग ने screener.in खोल के रखा है ना? ठीक है, वो अभी नहीं चाहिए रहेगा, मैं इसके बाद बताऊंगा। अभी है ना ये कंसेप्ट है ना बहुत अच्छे से समझ लो, सो दैट आपको मजा भी आएगा कि क्यों कर रहे हैं हम लोग करके, सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से नहीं करना है। सबसे फर्स्ट होता है इन्वेंट्री डेज। अभी है ना पहले 2023 तक इसका है ना फॉर्मूला सब भी यही चैप्टर में होता था। अभी ये सब है ना उन लोगों ने एफएसए में डाला हुआ है। पहले कैसे था? एफएसए में भी था, कॉर्पोरेट में भी था, तो 2 जगह पे आता था। अभी सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे कवर किया है, उसका जो फॉर्मूला है वो पूरा एफएसए में किया है। तो हम भी वैसे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 जगहों पे वैसे भी करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। बट हम लोग को एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना है। सबसे फर्स्ट है इन्वेंट्री डेज। अगर मैं बोलूँ मेरा इन्वेंट्री डेज है 50 दिन, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज मुझे मेरा माल बेचने को कितना दिन लगता है। ऑन एन एवरेज मुझे मेरा माल बेचने को कितना दिन जाता है। अभी सबके लिए वो क्वांटिटी अलग रह सकता है। अगर कोई कंपनी बड़ी है वो ज़्यादा माल मंगाएगा, बट एक टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट ही मंगाएगा ना, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ माल कितना दिन में बिक रहा है तुम्हारा, समझ में आया आपको? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 50 दिन है आपका इन्वेंट्री डेज, इसका मतलब क्या है? किस चीज़ का 50 दिन? क्या क्या टाइम पीरियड में क्या क्या होएगा? सबसे पहले तो आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर करना पड़ेगा, बराबर? उसके लिए थोड़े दिन जाएंगे। सपोज चलो एक दिन में आपने ऑर्डर कर दिया, आपने आपके वेंडर को कॉल किया, बोला मेरे को इतना इतना माल चाहिए, ऑर्डर हो गया। अभी वो आने के लिए टाइम लगेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीट इनवर्ड्स। माल आने को टाइम लगेगा। अभी माल आने के बाद कहाँ पे तुरंत काम होता है क्या? नहीं, पहले वेयर हाउस में जाएगा, तो उधर भी थोड़े दिन रहेगा वो रॉ मटेरियल। फिर क्या होएगा? वहां से वो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाके क्या होएगा? प्रोसेस होएगा, है कि नहीं? प्रोसेस करने के लिए भी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर वो फिनिश गुड्स होगा, फिनिश गुड्स होके वापस वो वेयर हाउस जाएगा। फिर जो ऑफिस के एम्प्लॉइज है, जो सेल्स टीम है, वो कॉलिंग करेगी अपने क्लाइंट्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को, है कि नहीं? होलसेलर्स को कॉल करेगी। फिर ऑर्डर आने के बाद यहां से माल जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रीट आउटवर्ड्स। इतना सब कुछ करने के लिए कितना दिन जा रहा है? समझा क्या होता है इन्वेंट्री डेज? अभी किसी को कुछ डाउट है? तो इन्वेंट्री बेचने के लिए ऑन एन एवरेज कितना डेज जा रहा है? ये भी ऑन एन एवरेज क्यों मैं बोलता हूं ना, ये हम लोग एफएसए में करेंगे फॉर्मूला के टाइम पे। अभी बस ऐसे समझो, ऑन एन एवरेज मुझे मेरा माल बेचने को कितना दिन लग रहा है? 50 डेज। किसको? मेरे कस्टमर को। अभी कस्टमर को मैं माल बेचने का, वो तुरंत पैसा देगा क्या? जरूरी है क्या? नहीं। अभी डीमार्ट जैसा बिजनेस है तो तुम डायरेक्ट क्लाइंट बने ना, तो तुम तो तुरंत पैसा देते हो, तो अलग बात है। तो कितना डेज होगा? 1-2 दिन में पैसा आता है ना। अभी आप क्रेडिट कार्ड मारो तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में उनको पैसा आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। बट नहीं तो आप तुरंत कैश देते हो तो तुरंत मिल गया। तो उस केस में, डीमार्ट के केस में डेटर डेज कितना होगा? 1 डे या हार्डली 2 डेज, उससे ज्यादा होना चाहिए क्या? नहीं। बट अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मेरा माल बेचने में 50 दिन लगा, उसके बाद सपोज तुम लोग मेरे होलसेलर्स हो, तुम लोगों से पैसा आने के लिए मेरे को अलग सा 30 दिन लग रहा है, तो डेटर डेज कितना हुआ? 30 डेज। कि तुम लोगों से ऑन एन एवरेज मुझे कितने दिन में पैसा आ रहा है? 30 डेज में आ रहा है। ये समझ में आया सबको? इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज का लॉजिक। किसी को कुछ डाउट है? तो बेसिकली मुझे माल मंगाने से लेके मेरे हाथ में पैसा कब तक आ रहा है? 80 डेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने का है? 80 डेज। मेरे को 80 दिन लगता है माल मंगाने से लेकर मुझे पैसा आने तक। पूरा साइकिल कितने का है? 80 दिन का एक ऑपरेटिंग साइकिल। अपने केस में क्या किया? फॉर्मूला वाइज क्या है? बहुत सिंपल है, इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज। बट उसका मीनिंग समझो। ये सबको क्लियर है? उसके बाद लास्ट एक और कंसेप्ट है, क्या ये? क्रेडिटर डेज या ट्रेड पेएबल्स। ये मतलब क्या?
अभी मैंने माल मंगाया है तो भाई मेरे को मेरे क्रेडिटर को भी तो देने पड़ेंगे ना पैसे, तो सपोज उसको मुझे पैसा देने का है 20 दिन में, हो सकता है, आराम से हो सकता है। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज 80 दिन लग रहा है मुझे पैसा आने के लिए, लेकिन मेरे को मेरे क्रेडिटर को कितने दिन में देने का है? 20 दिन में मेरे को पैसा देने का है। ये समझा? यानी कि ये जो डेज है, कितना डेज है, इसको हम लोग बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। अब ये ना टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन छोड़ देते, हम लोग लॉजिक देखते। मेरा क्रेडिटर डेज कितना है? 20 डेज। इसका इंटरप्रिटेशन समझो। 20th डे को मुझे मेरे क्रेडिटर को पैसा देने के बाद कितना दिन मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है? 60 डेज। लेकिन मेरे को सैलरी तो देनी पड़ेगी ना एम्प्लॉय को। ऐसा बोल सकता हूँ कि यार 60 दिन मेरे को पैसा नहीं है तो तू भी मत ले, चलेगा क्या? नहीं। यानी कि 60 डेज मेरे को बाहर से पैसा आने वाला है नहीं, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ना मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी देने को, रेंटल देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, एडमिन, सब खर्चा देने के लिए पैसा रहना चाहिए। नहीं है तो क्या होएगा? मेरे को लोन लेना पड़ेगा। बाकी बाजू वाला कंपनी अगर लोन नहीं ले रहा है और मैं लोन ले रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा तो मेरे को प्रॉफिट, तो अच्छी बात है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। ऐसा समझ में आया? यानी कि ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, हायर द बेटर की लोअर द बेटर? लोअर द बेटर। ये समझ में आ रहा है क्या? तो कैश कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होगा? अपन ने क्या किया? डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज। क्या है उसका इंटरप्रिटेशन? अगर मैं बोलूं कैश कन्वर्जन साइकिल इज 60 डेज, यानी कि 20 दिन के बाद मेरे को मेरे क्रेडिटर को पैसा देने के बाद, 20th डे मेरे को मेरे क्रेडिटर को पैसा देने के बाद 60 डेज मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है। समझा क्या? तो जितना कम रहेगा कैश कन्वर्जन उतना बेटर इट इज। अभी है ना थोड़े गुंडे कंपनीज होते हैं, मोनोपली बोलते हैं उसको। इंडिया में वैसे तो मोनोपली अलाउड नहीं होता, कोई भी कंट्री में वैसे अलाउड नहीं होता, बट फिर भी थोड़े कंपनीज अपने इसमें गुंडे होते हैं, ठीक है? वो है ना अपना ही चलाते, समझा? भले ही वो ऑन पेपर मोनोपली नहीं है, वो अपना ही राज चलाते, ठीक है? क्लासिक कंपनीज लेना है तो एफएमसीजी कंपनीज ले सकते हैं। बड़े एफएमसीजी कंपनीज के पास ना बहुत बार्गेनिंग पावर होता है, वो लोग अलग चलते। वो कैसे चलते मालूम है क्या? उनका इन्वेंट्री डेज सपोज कितना है? 50 दिन पकड़ो और डेटर डेज पकड़ो 30, कितना हो गया उनका ऑपरेटिंग साइकिल? 80 दिन। बट वो है ना अपने क्रेडिटर को है ना 100 दिन बाद पैसा देंगे। उल्टा ही चल रहे, मतलब उनको पैसा कितने दिन में आ गया? 80। उसके बाद भी और 20 दिन रखेंगे और उसके बाद वो अपने क्रेडिटर को देंगे। ये समझ में आ रहा है? मतलब उनके जेब से कुछ पैसा जा रहा है क्या? ये अलग लेवल हो गया ना। तो ये ऐसे कंपनीज होते हैं जिनको लोन भी नहीं लेने का रहता है, उनके साथ आप कैसे कंपीट करोगे? कोई और एफएमसीजी कंपनी कैसे इसके साथ कंपीट कर पाएगा? नहीं कर पाते। इसके लिए वो बढ़ते जाते। समझा? नेस्ले इंडिया एग्जाम्पल है, HUL है, ब्रिटानिया, सब लोग का वैसे ही चलता है। तो अब बेसिकली वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अपने क्रेडिटर को दबा देते। अभी सपोज हुमेद मेरा क्रेडिटर है, मैं एक बड़ा एफएमसीजी कंपनी है। हुमेद मुझे, मेरा कितने दिन में पैसा आ रहा है? 80 दिन में। हुमेद मुझे ऐसा बोलने को जाएगा कि अरे आपको तो 80 दिन में मिल रहा ना, मुझे क्यों 100 दिन लगा रहे हो? मैं बोलूँगा चल निकल, अभी मैं इनके साथ कर लूंगा डील। हुमेद झक मरा के मेरे साथ करेगा डीलिंग। क्यों पता है क्या? हुमेद को वो लेवल का क्वांटिटी कहीं और से नहीं मिलेगा, ऑर्डर जितना ऑर्डर मैं कर सकता हूँ। तो उम्मीद बोलेगा 100 दिन लगा रहा है ना, चलेगा, बट भले मैं एक क्वांटिटी के पीछे कम कमाऊंगा, बट ये इतना क्वांटिटी मेरे से मंगा रहा है कि मैं उसमें भी अमीर बन जाऊंगा। समझा? तो मैं अकेला क्लाइंट उसको अमीर बना दूंगा। तो जो मैं बोलता है ना वही होएगा। तो बार्गेनिंग पावर किसके पास आया? मेरे पास, एफएमसीजी कंपनी के पास। समझ में आया? तो कभी भी कोई ऐसा, देखो फाइनेंस में हम लोग ये इन्वेस्टिंग में ये वर्ड बोलते हैं मोट। तो मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। याद रखने का, अगर कभी भी कोई भी इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो, कोई स्टॉक मार्केट में किधर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको हमेशा देखना चाहिए कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या। अगर कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा ना, वो नंबर्स में कहीं ना कहीं दिख के आएगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और आपको दिख नहीं रहा है वो नंबर्स में, मतलब वो सिर्फ स्टोरी बोल रहे। समझ में आया? अभी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे देख सकते हो? कैश कन्वर्जन साइकिल। जो कंपनी का कैश कन्वर्जन नेगेटिव है इन लोगों का, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव। अभी एग्जांपल में क्या देखा?
60 दिन मतलब 60 दिन तक पैसा नहीं है। एफएमसीजी बड़े कंपनीज का नेगेटिव चलता है, मतलब वो 20 दिन उन लोग के पास पैसा रहता है एक्स्ट्रा, माइनस मतलब बहुत ही अच्छा। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? बट ऐसा है क्या फिर कैश कन्वर्जन ज्यादा तो बकवास नहीं। अभी थोड़े इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे आप हेल्प ही नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्री ही ऐसा चलता है। तो गलती से भी ना ये हरकत नहीं करने का कि नेस्ले इंडिया को एशियन पेंट्स के साथ कंपेयर कर लिया, नेस्ले इंडिया को डीमार्ट के साथ कर लिया, ये कभी नहीं करना है। नहीं तो आपको हमेशा लगेगा नेस्ले इंडिया सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो सब लोग screener.in पे आओ, सब लोग screener.in पे आओ। कर लिया screener.in? वहां पे सबसे पहले चलो नेस्ले इंडिया देखो। अभी वहां पे नेस्ले इंडिया के इसमें सबको रेशियोज में आना है। देखो यहां पे आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा रेशियोज करके, आ गए? उसमें कैश कन्वर्जन देखो। एक तो तुम लोग देखो ये दिसंबर एंडिंग कंपनी है, समझा? नहीं तो नॉर्मली लोगों को लगता है इंडियन कंपनीज हमेशा मार्च एंडिंग है, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। नेस्ले का है ना दिसंबर, समझा? ये छोटे छोटे चीजें पता होना चाहिए। क्या मालूम इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया तो तुम लोग L1 क्लियर करोगे तो वो अज्यूम करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आई एम श्योर कि अभी नहीं रहेगा। तो अभी जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो वो आपको समझना। ऐसे देखो CFA तो पास होंगे ही तुम लोग, बट उसके अलावा जॉब के लिए भी तो क्लियर करना है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, समझा? एंड वो विद टाइम आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो डेटर डेज कितना कम है उन लोगों का, 4-4 दिन। मतलब बेसिकली जो भी उन लोगों का डीलर है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर 4-4 दिन में पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि माल तो बिकने ही वाला है। अभी उनका देखो 2022 में एक कैश कन्वर्जन 4 दिन है, बट उसके पीछे देखो 2017 से 2021 नेगेटिव ही चल रहा है उनका। मतलब बहुत सही है ना, नेगेटिव में है, मतलब उन लोग पैसा अपने पास जमा करके रखे, समझा? अभी नेक्स्ट एक और कंपनी देखो, ब्रिटानिया। इनके रेशियोज में आओ। ये लोग भी काफी ईयर्स नेगेटिव पे, थोड़े ईयर्स ही है सिर्फ जो पॉजिटिव पे, बराबर? फिर एक काम करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर डालो। ये देखो ये लोग तो और अलग चल रहे, देना ही नहीं है पैसा पेएबल्स को, फिर भी पेएबल्स कुछ कर नहीं पा रहे उनके अगेंस्ट, समझा? क्योंकि साइज है ना उनके पास, उनको पता है कि हमसे नहीं कुछ कर पाएंगे, समझा? ये सेम सिनेरियो ना ऑटो और ऑटो एंसिलरी के बीच में भी होता है। जो ऑटो एंसिलरी होते हैं वो स्पेयर पार्ट्स देते मैन्युफैक्चरर्स को, 4 व्हीलर्स को, ये लोग सीधा बुली कर डालते हैं, ठीक है? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में जाओ, ये लोग भी गुंडे ही है सब, वैसे तो सीधा सीधा दबा देंगे ऑटो एंसिलरी को। देखो कितना कैश कन्वर्जन है, और पेबल्स को देखो ना कितना डिले करके दे रहे, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट, समझ में आ रहा है? ये कॉम्पिटिटिव एज है। अभी देखो एक कॉम्पिटिटिव एज होने से वो इन्वेस्टेबल है ऐसा मैं बोल नहीं रहा, हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एज हो और वैल्यूएशंस भी थ्रू दी रूफ रहे, तो आप स्टॉक मार्केट में इसमें पैसा नहीं बना पाओगे, समझा? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी कैसे एनालाइज किया जाता है, कि कॉम्पिटिटिव एज है तो ऐसा दिखेगा, समझा आपको? अभी है ना एक कंपनी लेते हैं LT फूड्स, ठीक है? अभी ये कंपनी के रेशियोज पे आओ तो आप पूरा हिल ही जाओगे, पूरा उल्टा है। तो अभी ये घटिया लगेगा आपको, अरे बट ये इंडस्ट्री क्या है? राइस मैन्युफैक्चरर है ये। अभी राइस क्या पूरे साल उगता है क्या? पूरे साल में 3 या 4 महीना रहता है उनका जब वो उगता है, बराबर? वो 3-4 महीने में इनको पूरे साल का इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ता है, या उससे ज्यादा होल्ड करेंगे, तो इनका इन्वेंट्री डेज देखो ना बाय डिफॉल्ट कितना ज्यादा है। बट वो नेचर ऑफ बिजनेस है, उसको तुम कुछ कर नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट वो ऐसा है। तो घटिया हो गया क्या? नहीं। फिर आपको कंपेयर किसके साथ करना चाहिए? इसका कॉम्पिटिटर के साथ। इसका कॉम्पिटिटर के नाम क्या है? KRBL, चमनलाल सेठिया, इनके साथ। अभी कभी भी स्क्रीनर में कॉम्प्यूटर चेक नहीं करने का, कुछ भी देते वो,
एक चीज़ जो मुझे गंदा लगता है स्क्रीनर का वो है कॉम्पिटिटर, कुछ भी देते हैं। उससे बहुत अच्छा है कि आप गूगल कर लो, ठीक है, आप मनी कंट्रोल देख लो, उसमें फिर भी मिलेगा। एनीवे, ये समझ में आया आपको? तो ज़रूरी नहीं है, देखो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि कल को आप कैश कन्वर्जन किसी का ज़्यादा देखोगे और बोलोगे बकवास है, मनोज ने बोला था। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मैटर करता है। बट हाँ, क्या ये अच्छा सिग्नल है इंडस्ट्री के लिए? नहीं है। तो इसके लिए कंपनी लोन भी बहुत लेता है। कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा तो मतलब मोनोपोली में रहेगा तो क्या दिक्कत? तो फिर हम लोग को अपने ही पास्ट के साथ देखना पड़ेगा वैसा। अगेन, मोनोपोली कंपनीज पैसा बनाती है ऐसा भी नहीं होता, समझा? अभी ये कंपनी वैसे तो ऑन पेपर ऐसे देख के टेंशन वाला लगता है, बट ये लास्ट 1 ईयर में दो गुना रिटर्न्स दिए है। आज से एक 1.5 साल पहले ये 80-90 में था, आज देखो 200 रुपये में, समझा? उसका चलो अलग रीजनिंग्स है, वो अलग चीज़ ही है ऑल टुगेदर, बट पॉइंट ये है कि आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आपको घर पे जाके नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या होमवर्क है, आपको 2 और 1-2 इंडस्ट्री ऐसे देखो या कंपनीज देखो जिसका कैश कन्वर्जन नेगेटिव है और कैश कन्वर्जन जिसका काफ़ी ज़्यादा है, समझा? ये नेक्स्ट लेक्चर तक कर रहा है। अभी आपको टेक्स्ट बुक पे आना है, नेक्स्ट पेज पे, कैश कन्वर्जन के नेक्स्ट पेज पे। कैश कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया है उन लोगों ने, डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, मतलब इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज या ट्रेड पेएबल डेज। ये किया है ना ऑलरेडी? अच्छा, उसके बाद है ना थियरी में उन लोगों ने एक चीज दिया है, A lower CCC is generally better as it indicates that company can generate cash quickly and efficiently। अभी देखा ना हम लोगों ने, देखा कि नहीं? FMCG कंपनीज तो नेगेटिव में, तो कैश कन्वर्जन जितना कम तो उतना सही, नेगेटिव है तो बाप, वैसा है, ठीक है? और हाई CCC में इंडिकेट व्हाट? पैसा बहुत टाइम लग रहा है कन्वर्ट होने के लिए ना, कैश कन्वर्जन साइकिल अगर बहुत ज्यादा है यानी कि पैसे में कन्वर्ट होने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, जैसा LT फूड्स का था, बराबर? उसके बाद ना 3 पॉइंटर्स दिया हुआ है, देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। A company can decrease its CCC by decreasing its inventory and receivables or by increasing its payables। क्या बोल रहे हो लोग? अपना जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो कम कैसे कर सकते हैं? या तो माल एकदम फटाक करके बेच दो, मतलब इन्वेंट्री डेज कम कर दो, या तो डेटर डेज कम कर दो, या तो फिर क्रेडिटर को पैसे ही मत दो, लेट कर दो। अभी ये बोलना तो बहुत आसान है, बच्चा भी बोल देगा कि कैश कन्वर्जन कम करना है तो माल जल्दी बेच दो, या डेटर से जल्दी पैसा ले लो, या तो क्रेडिटर को पैसा लेट दे दो। बट ये आप आपके बिजनेस में ऐसे ही कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके क्रेडिटर को बोलते हो, सपोज करते हैं हुमेद मेरा क्रेडिटर है, वो बाकी लोगों को भी देता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स मेरे को भी देता है, बाकी लोग से वो 20 दिन में लेता है, मेरे को भी 20 दिन में ही कर रहा है। मैं उमेद को बोलता हूँ, अरे उमेद मैं तेरे को 40 दिन में दूंगा, जा। अगर ऐसे मैंने किया और मेरे प्रोडक्ट में दम भी नहीं है ज़्यादा, तो वो बोलेगा ऐसा कर रहा ना, अगली बार वो बेचेगा ही नहीं मेरे को, या तो बोलेगा डिस्काउंट तो भूल जा तू और तुरंत मेरे को पैसा दे तो ही मैं दूंगा। हो गया ना, लग गए मेरे। तो ऐसे तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये कब तुम लोग बढ़ा सकते हो? जब तुम लोगों के प्रोडक्ट में दम है, तुम मार्केट लीडर हो तो ही कर सकते हो। जैसा अभी मैंने बताया, HUL, ब्रिटानिया और नेस्ले इंडिया, वो कर सकते, समझा? डेटर डेज तुम लोग ऐसे ही कम नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रोडक्ट में सपोज दम नहीं है, ठीक है, मैं तुम लोग को माल बेचा हूं, तुम लोग सब लोग बोलते हो कि भाई 40 दिन में पैसा दूंगा, मैं बोलता हूँ नहीं 10 दिन में देने का है, तो तुम लोग बोलोगे अरे कॉम्पिटिटर से ले लेता हूं मैं, वो मुझे 40 दिन दे रहा है, तू मेरे को 10 दिन बोल रहा है, प्रोडक्ट दोनों का सेम है। तो मैं कब डेटर डेज कम करवा सकता हूं? जब मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना सही है कि कस्टमर वो डिमांड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं 40 नहीं 10 दिन में ही चाहिए। तो तुम लोग बोलेगा चलेगा, फिर भी कर ले, क्योंकि जैसे ही तू मेरे को माल देता है कस्टमर मेरे से ले लेते, तो बहुत जल्दी माल मेरा बिक जाता है, तो चल 10 दिन तो 10 दिन, ये तभी कर पाऊंगा ना मैं। नहीं तो अगर मैंने ऐसे ही कर दिया कि नहीं नहीं 10 दिन में करना है, तो तुम लोग मेरे से माल लेगा ही नहीं, तो सेल्स उल्टा मेरा गिर जाएगा। इन्वेंट्री डेज, अगर मैंने एकदम जल्दी बेचने का है मेरे को, तो एक ही, या तो मेरा प्रोडक्ट एकदम सही होना चाहिए तो ही मेरा जल्दी बिकेगा, या तो कैसे जल्दी बिक सकता है जब मैं बहुत कम प्रोडक्ट ही बना रहा हूं। 2 ही तरीका है ना जल्दी बेचने के लिए। देखो, या तो तुम 10,000 क्वांटिटी बना के बेच रहे हो तो टाइम लग रहा है,
तुमको चाहिए 10,000 क्वांटिटी जल्दी बिके, या तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बाप होना चाहिए कि एकदम फास्ट हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि तुम बोल रहे हो चलो यार 10,000 क्वांटिटी बनाते ही नहीं है, 6,000 क्वांटिटी बनाते, तो तुम लोग अपना इन्वेंट्री डेज कम कर सकते हो, बट क्या वो सही है? उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेल्स भी तो कम होगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना हर एक का है ना दो हो सकता है इंटरप्रिटेशन। एक कंपनी का इन्वेंट्री डेज कम हो रहा है तो पूछेंगे क्या है? अच्छा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बुरा है, वो अपने को देखना पड़ेगा। इन्वेंट्री डेज कम हो गया लेकिन साथ ही साथ सेल्स भी कम हो गया तो कोई मतलब है? तुम्हारा इन्वेंट्री डेज कम हो रहा है और तुम्हारा सेल्स भी बढ़ रहा है, ये अच्छा सिनेरियो है ना, और तुम्हारा पैसा भी टाइम टू टाइम आ रहा है, बैड डेट्स भी नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसा है कि इन्वेंट्री तुम बेच रहे हो फट 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 फट, किसी को भी बेच रहे हो, लेकिन उधर से पैसा ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा? तुम्हारा इन्वेंट्री डेज कम दिखेगा, सेल ज्यादा दिखेगा, लेकिन भाई पैसा ही नहीं आ रहा है, बैड डेट्स बढ़ गया, कोई मतलब है क्या? ये समझा कितना इंटरट्वाइंड है सब चीजें? तो क्या क्या चीजें देखना है? डेटर देखने का है, इन्वेंट्री देखने का है और क्रेडिटर देखने का है। ये क्लियर हुआ? अभी उसमें देखो पॉइंटर्स दिया हुआ है, 3 पॉइंटर्स है। पहले फर्स्ट 2 पॉइंटर्स करेंगे। reduced inventories of raw materials may create production bottlenecks due to supply chain disruptions. Reduced inventory of finished goods may mean an inability to meet spikes in customer demand. अभी देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुम लोग अपना इन्वेंट्री डेज कम कैसे कर सकते हो? वो लोग बोल रहे एक काम करो, रॉ मटेरियल कम मंगाया करो, जितना चाहिए उतना ही मंगाओ। लेकिन फिर क्या होएगा, वापस अगर मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा और अगर प्रोडक्शन में इशू है वहां पे, तो मेरे को टाइम पे मिलेगा क्या? तो एक रिस्क है ना। फिर वो लोग बोल रहे तुम लोग सीधा सीधा यहां पे देखो, रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स में मीन एन इनएबिलिटी टू मीट स्पाइक्स इन कस्टमर डिमांड। सेम चीज, अगर मेरा फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स भी मैं कम बना के रख रहा हूं, तो क्या होएगा? अगर डिमांड आते गया, मैं तुरंत फिनिश गुड्स बना सकता हूं क्या? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स एक दिन में बन गया, ऐसा होता ही नहीं है, टाइम लगता है कि नहीं? मैंने पहले ही बोला ना, ये प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। समझा? तुमने रॉ मटेरियल पूरा मंगा दिया है, बट तुम पूरा प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ थोड़ा प्रोसेस करके रख रहे हो। जैसे डिमांड आएगा फिर तुम वापस प्रोसेस करोगे। बट उसमें क्या बोल रहे हो लोग, अगर अचानक बहुत डिमांड आ गया, अगर वो एक क्लाइंट है जिसको 2 दिन में माल चाहिए, लेकिन तुमको माल रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में 5-6 दिन जाता है, तो तुम डिमांड को केटर कर पाओगे क्या? नहीं। तो आपको वो बराबर डिमांड सप्लाई खेलने को आना चाहिए, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वो इसका एक ऑल टुगेदर अलग कोर्स होता है, एक पूरा प्रॉपर टीम होता है जो इन्वेंट्री मैनेज करते बराबर से। समझ में आया क्या आपको? हमको उसका स्पेशलिस्ट नहीं बनने का है, बट हमको ये जरूर देखने को आना चाहिए कि क्या ये कंपनी बराबर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नंबर्स के थ्रू देख सकते हैं। ये समझ में आया आपको? फिर सेकंड क्या है, reducing और टाइटनिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स में रिजल्ट इन लॉस सेल्स। मतलब क्या, ये वो वाला पॉइंट, मैं तुम लोग को बेच रहा हूं माल, तुम लोग 40 दिन में देने वाले हो पैसा, मैं बोलता हूं नहीं, मैं मेरा क्रेडिट पॉलिसी अभी बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तुमको 10 दिन में देना पड़ेगा। अगर मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है ना, तुम लोग सीधा मूव करोगे कोई कॉम्पिटिटर के साथ। कब तुम मानोगे 10 दिन में? अगर मैं बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूं और कस्टमर्स को भी वो पसंद आ रहा है, तो ही तुम लोग मानोगे। वही उन लोगों ने दिया है वहां पे। क्या दिया है कि अगर तुमने क्रेडिट को टाइटन किया, पॉलिसी एकदम स्ट्रिक्ट किया, और अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो तुम्हारा सेल्स गिरेगा क्योंकि वो कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। वैसा है वो लाइन का मतलब। क्लियर है सबको? अभी थर्ड वाला एक बार खुद से करो, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूं अलग सा। ठीक है? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे आएंगे। ये ना 2024 का एडिशन है। ये पहले भी होता था, 2021 में था ये, फिर बीच में निकाला, फिर वापस इन लोग ने ऐड किया है। बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हम लोग ये बहुत डेप्थ में जाके करेंगे। ठीक है? CFA ने इतना डेप्थ में नहीं दिया है, बट हम लोग करेंगे वैसा। सबसे फर्स्ट क्या दिया है, वो पॉइंट क्या है, थर्ड, वी कैन थिंक ऑफ अकाउंट्स पेएबल एज एन इम्प्लिसिट सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। देखो सिंपल हिसाब है, लायबिलिटी साइड में अगर मैं लोन लेता हूं, लोन पे मेरे को एक्सप्लिसिटली उनको टका देना पड़ेगा, इंटरेस्ट है ना। अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है तो 10% बोलेंगे ना, तो 1 करोड़ पे 10% मेरे को एक्सप्लिसिटली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्रेडिटर का क्या होता है, वो मेरे को सीधा माल दे देगा 1 करोड़ का, वो मुझे ऐसा बोलेगा क्या 1 करोड़ का माल दिया, अभी 1.1 CR दे, नहीं। बट आपको लगता है वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता रहेगा? अंदर ही अंदर उसने कर दिया होगा। मतलब जब आपको वो 1 करोड़ का माल दे रहा है 20 दिन के हिसाब से या 30 दिन, वो 20-30 दिन का जो इंटरेस्ट है वो उसने जोड़ के ही दिया रहेगा आपको। ये समझ में आ रहा है आपको? या तो वो उल्टा करेगा, वो बोलेगा तेरे को 30 दिन के बाद देना ना, तो 1 करोड़ दे,
या तो अभी दे रहा है ना, तो एक काम कर, तू मुझे 99 लाख दे दे, खत्म कर बात। बात तो वही हुआ ना, भले वो एक्सप्लिसिटली नहीं बोलेगा आपको कि इस पे इतना टका चाहिए, बट वो टका ऐड करके ही आपको देगा। तो अभी है ना हम लोग को ये समझना है। अभी देखो अपने को क्रेडिटर कैसे बात करेगा। सपोज उमेद है, उमेद मेरे को क्या बोलेगा कि भाई देख, या तो मेरे को तू 100 रुपया दे दे कभी 30 दिन के बाद, या तो तुझे एक काम कर 10 दिन के अंदर दे रहा हूं ना तो 2 रुपया तेरे को छूट दे दिया, जा 98 रुपीज दे दे। बात तो वही हुआ ना कि या तो मुझे 98 उसको अभी देना है, या तो 30 दिन के बाद 100 देना है। तो 2 रुपया मेरे को पड़ा ना, वो 2 रुपया क्या है, इंटरेस्ट ही तो है, बट वो इंटरेस्ट के नाम पे करेगा क्या, वो उल्टा बात करेगा। वो बोलेगा अरे डिस्काउंट है ना, अगर तू 10 दिन के अंदर दे रहा है तो 98, नहीं तो 30th डे पे 100 दे दे, तेरे को डिस्काउंट नहीं दूंगा, ऐसे हो। बट वो 2 रुपया है क्या, इंटरेस्ट ही तो है। तो अभी अपने को जानने का है कि उमेद अपना कितना काट रहा है, कितना टका अपने से वसूल कर रहा है। अगर वो बैंक से ज्यादा वसूल कर रहा है इंटरेस्ट रेट, तो मेरे को लेना चाहिए क्या उससे, तो मुझे उसको तुरंत पैसा दे देना चाहिए। और वो पैसा कहां से लाऊंगा मैं, बैंक से लोन उठा के, क्योंकि बैंक मेरे को सस्ते में दे रहा है। समझा कैसे खेला जाता है। अभी तुम लोग के दिमाग में आएगा अरे 2 ही तो रुपया है ना, अरे 2 रुपया तुम 30 दिन के हिसाब से या 20 दिन के हिसाब से भर रहे हो, तो वो कितना टका है वो अपने को गिनना होता है। अभी तुम लोग देखो कैसे मैं कर रहा हूं करके, वो कैसे दिख के आता है ना। उमेद का ट्रांजैक्शन ऐसे कुछ दिखेगा। उमेद अपना सप्लायर है, सप्लायर का ऑफर कैसे रहेगा, 210 नेट 30, 210 नेट 30। इसका मतलब है अगर तुम 10 दिन के पहले मेरे को पेमेंट करते हो तो 2 टका माफ, मतलब 2 टका डिस्काउंट। नहीं किया तो तेरे को वो 2 टका माफ नहीं करूंगा, और तू मैक्सिमम मेरे को 30th डे में पैसा देने का है तेरे को। ऐसा समझा क्या। अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो आप तो लास्ट डे में ही पेमेंट करना चाहोगे ना, कि उसके पहले ही लास्ट डे। तो अभी देखो कैसे मैंने सेटअप किया है, 10th डे और 30th डे। अगर 10 डे पे कर रहा है या उसके पहले कर रहा है, कितना डिस्काउंट, 100 रुपए का अगर माल है तो 100 रुपए पे 2 टका कितना हो गया, 98 रुपीज, मतलब 2 टका हटा के 98 भरना पड़ेगा उमेद को। अगर मैंने नहीं लिया डिस्काउंट तो मेरे को उसको 30 डे में कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया। यानी कि उमेद मेरे से कितना रुपया ले रहा है, 2 रुपया ले रहा है। लेकिन कितने दिन के लिए ले रहा है, 20 दिन के लिए 2 रुपया ले रहा है। तो अभी देखते कितना टका वो मेरे से चार्ज कर रहा है एक्चुअल में। देखो अपन यहां से यहां जा रहे हैं, कितना, अगर मेरा स्टॉक 100 है, 100 का 120 हुआ तो कितना परसेंट हुआ, 20% ना। क्या किया तुम लोग ने, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, बराबर ना, मैथ्स ऐसे ही होता है। सिमिलरली यहां पे भी करना है, 100 माइनस 98 कितना है, डिवाइडेड बाय, बराबर। अभी हमको सब चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। फाइनेंस में मेजॉरिटी सब कंपाउंड होता है, इतना समझ में आया। तो कंपाउंडिंग में हमेशा 1+ यूज करना रहता है। कंपाउंड 1 रुपये पे होता है, ये हम लोग कॉन्ट्स भी जब मैं सिखाऊंगा सब कुछ वापस सिखाऊंगा, बट हमेशा कंपाउंडिंग 1 रुपये पे होता है। तो ये 2/98 है, 1+ करना पड़ेगा हमको क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाने के लिए। अभी ये जो है, करो एक बार कितना आता है इसका आंसर, 2/98 का कितना आता है, 2/98 कितना, कितना 0.041 आया, 0.02041 +1 करूंगा तो इतना आ रहा है। अच्छा ये जो है ये कितने दिन का था, 20 दिन का। इंटरेस्ट रेट्स हमेशा सालाना होता है, ये याद रखना, कभी भी इंटरेस्ट रेट्स एनुअलाइज्ड होता है ये। लेकिन कितने टका कितने टाइम के लिए चार्ज किया इसने, 20 दिन। तो मेरे को देखने का पूरे साल का कितना है। तो कैसे करना है, कंपाउंड है ना, कंपाउंडिंग में हमेशा रेस 2 होता है। तो 1+ ये किया हम लोग ने, मुझे 1 दिन का निकालना है, ये कितने दिन का था, तो मुझे 1 दिन का निकालना है। तो कैसे करूंगा, रेस 2 1/20 है कि नहीं। अब सिंपल है ना, देखो अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट करना होता, अगर मैं बोलता 4% है ना, 20 दिन का है, तो 1 दिन का कितना, अपन क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो अपन ऐसे करते ना, 4 × 1 डिवाइडेड बाई 20। ये सबको समझता है, आयुष समझा ये। 4% अगर 20 दिन का है तो 1 दिन का कैसा, तो 4 × 1 डिवाइड बाई 20। अपन ऐसे करते ना, 4% × 1 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे अपन ने रेस 2 किया, ये समझा सबको।
तो ये कितना एक दिन का आंसर मिलेगा, मुझे क्या करने का है, पूरे साल का चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेज टू 365, ये फॉर्मूला समझा। 1 पॉइंट जितना भी आया रेज टू 365/20, फिर क्या करना है, 1 प्लस हम लोग ने खुद से डाला था ना, तो -1 इंटू 100 करेंगे। तो अब ये कैलसी में कैसे करना है वो मैं बताता हूं, करो 1.02041, सब लोग प्रेस करके रुक जाओ। 1.02041 किया, फिर y रेस टू एक्स कैसे, ये अभी देखो ये कौन से फॉर्मेट में आया, y रेस टू एक्स वाले फॉर्मेट में है ना, तो y रेस टू एक्स प्रेस करो, किया y रेस टू एक्स प्रेस, अभी सीधा वो कैलकुलेटर x पे लेके जा रहा है। x अपना क्या है 365/20, बट डायरेक्ट नहीं करना है, हम लोग को पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करो, अभी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे उसमें कुछ नहीं आएगा, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि आपने किया है, ब्रैकेट ओपन किया, फिर 365 प्रेस करो, डिवाइडेड बाय 20 करो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट क्लोज करोगे तो क्या होगा मालूम है, इसका आंसर पहले आ जाएगा, और फिर इक्वल टू साइन डालो। आया, कितना आ रहा है आंसर, 1.4459 -1 इंटू 100, कितना परसेंट हुआ, 44 मतलब उमेद लूट रहा है अपने को, 44% का इंटरेस्ट मारा है उसने, समझा। साहूकार मारते इतना इंटरेस्ट रेट्स, जो बेसिकली इंडिया ने अबॉलिश किया है। इंडिया में स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होते हैं, मालूम है आपको, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, जो बेसिकली जो गांव के लोग हैं जो बैंकिंग में नहीं जा सकते ना, वो लोग को माइक्रो फाइनेंस है, जो बेसिकली बैंक्स नहीं पहुंच पाते वहां पे माइक्रो फाइनेंस जाता है। आरबीआई ने उसमें भी गाइडलाइन सेट किया हुआ है कि 26-27% ही मैक्सिमम आप सालाना ले सकते हो, और उम्मीद देखो क्या कर रहा है, 44% चार्ज कर रहा है। ये समझा, बैंक्स भी तो करते हैं क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पे, समझा, बट ये सब इम्प्लिसिट चार्जेस होता है। बट इसमें देखो कमाई कितना है, कहाँ स्टॉक मार्केट में 20%, इधर असली गेम तो ये खेल रहा है, समझा। आपको 44%, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप बोल रहे हो 2 रुपया ही तो जा रहा है, 98 रुपीज पे 2 रुपया, यही आप है ना करोड़ों में कर दो, 980 करोड़ कर दो, तो आपको समझेगा 20 करोड़ आप दे रहे हो 20 दिन के लिए, फिर आपको समझेगा वो क्वांटम। 98 रुपीज में आपको लगता है 2 ही तो रुपया है, बट ये कॉर्पोरेट फाइनेंस है, यहाँ पे कंपनीज के लेवल पे होता है। हमारे लेवल पे 98 100 हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 रुपया एब्सोल्यूट में बहुत छोटा है। बोलो, को मालूम है कि अगर इसमें 44.59% इंटरेस्ट करेगा तो वो डिस्काउंट ऑफर ही क्यों करेगा, वो तो यही चाहेगा ना कि तो जरूरी नहीं है ना, अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल में 44 है ना, हो सकता है वो 11% पे करे, 12% पे करे, और बैंक नहीं दे रहा रहेगा उतने पे वो पर्टिकुलर क्लाइंट को, क्योंकि उसका क्रेडिट अच्छा नहीं रहेगा बैंकिंग के साथ, तो वो उसका फायदा उठा सकते हैं ना उम्मीद, समझा। 44 देखो ये एग्जाम्पल था टेक्स्ट बुक का, मैंने नहीं बनाया, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल था, तो 44 है। 44 बहुत ज्यादा हो गया, समझा, वो कस्टमर बोलेगा ही बोलेगा उसको कि क्या भाई लूटने का काम है क्या, तो 44 तो बहुत ज्यादा है, बट कितना चार्ज कर रहा है वो 44%। तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप क्या करोगे, 98 रुपीज बैंक से उठाओगे, कितने रुपए पे, कितने परसेंट पे, और आप बैंक को 8% दे दोगे, कितने पे, 98 पे, कितना होता है देखो, अभी समझो 8% पूरे साल का है ना, 8% पूरे साल का है, आपको कितने दिन के हिसाब से देना है, 20 दिन, तो कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 1 + 8% बराबर, ये कितने साल का है, कितने टाइम का है, 365 डेज, मेरे को कितने दिन के लिए चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा, रेज टू 20/365। ये करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 98 करो, तो आपको समझेगा कितना रुपीस आपको देना है 20 दिन के बाद। करो एक बार, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं वापस, ये पहले करो 1.08 करो, 1.08, फिर y रेज टू एक्स प्रेस करो, सब लोग साथ में रहो, 1.08, फिर y रेज टू एक्स प्रेस करो, फिर ब्रैकेट ओपन करो, 20/365, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, किया, कितना आया आंसर, एंड इक्वल टू कर दिया, कितना आ रहा है, 1.42 जो भी है, इंटू 98 करो, कितना आता है, 414। अब यहां पे देखो सब लोग सुनो,
आप क्या बोल रहे हो कि भाई मैं उमेद को 98 रुपीज दे देता हूं तुरंत, बट वो 98 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक लोन लेना पड़ेगा। बैंक से आपने लोन उठाया 98 रुपीज, उमेद को दे दिया, और इधर 38 डे पे आपको बैंक को कितना देने का है, 98.414। ये अच्छा डील है ना। उमेद को आपको 100 रुपया देना पड़ रहा था, आपने बचा लिया ना, 1.6 रुपीज बचा है कि नहीं। ये समझ में आया क्या आपको? सर हम लोग यही अज्यूम करें ना कि लोन भी 20 दिन के लिए लिया। हाँ देखो 8% जो है वो पूरे साल का है, तो यहां पे मैं डी एनुअलाइज किया और देखा 20 दिन के हिसाब से मुझे कितना पड़ रहा है। यहां पे अपन ने क्या किया, यहां पे 20 दिन के हिसाब से पहले निकाला, फिर हम लोग ने देखा पूरे साल का कितना हो रहा है। देखो ये 44% है ना, पूरे 365 डेज का है। इसको मैंने कंपेयर किया इसके साथ, क्योंकि ये भी 365 डेज का है, ऐसा कंपैरिजन है। इसको एनुअलाइज किया, इसके साथ कंपेयर किया, फिर बाद में इसका एक्चुअल निकालने के लिए इसको डी एनुअलाइज किया और देखा कितना हो रहा है। ये 98.414 बैंक को देने का है, लेकिन अगर उमेद के साथ करता ट्रांजैक्शन तो 100 रुपए देना पड़ता। ऐसा है वो सम का पूरा मतलब। टेक्स्ट बुक में ये सब दिया ही नहीं है कुछ, एग्जाम टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही वाला देके छोड़ दिया है उन्होंने। ये समझा? बोलो कुछ डाउट है? ओके क्लियर है सबको? तो यहां पे आप क्या करोगे, आप डिस्काउंट लोगे उमेद से, और वो डिस्काउंट के लिए आप बैंक में जाओगे, 98 रुपीज बैंक से उठाओगे 8% पे पूरे साल का, बट अपने को पेमेंट करना है 20 दिन में, तो 20 दिन के हिसाब से इतना पड़ रहा है बस। ये समझ में आया? तो आपको फाइनल कंपैरिजन ये 98.414 और ये 100 के साथ है। देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, ये करोड़ों में सोचो तो आपको बड़े इसमें दिखेगा। क्लियर है? डन। ओके अभी हम लोग आगे के इसमें चलते हैं। 2 और पैराग्राफ दिया हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल्स वेरी बाय इंडस्ट्री, ये भी मैंने बोला इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। अभी फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा भी रहता है कभी कभी। अभी एक कंपनी देख रहे थे हम लोग, टार्सन्स प्रोडक्ट करके, वो एग्जैक्टली फार्मास्यूटिकल पे नहीं है, बट वो जो भी बीकर्स होते हैं ये सारे चीज़ें वो देता है फार्मास्यूटिकल को, इंस्टीट्यूट्स को, फिर पैथोलॉजी लैब्स को देता है। समझ में आया ना? टेस्ट ट्यूब बीकर्स ये सब होता है ना। तो ये लोग भी क्या करते हैं, इन लोग का भी बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स भी होता है, तो ये लोग भी क्या करते हैं ना, बहुत बार इन्वेंट्री होल्ड करते हैं। नया नया अगर कुछ बनाना ना, होल्ड करेंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि आगे जाके उनको बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पहले दिखाना पड़ता है कि देखो ये हम लोग फ्री में पहले देंगे, कि देखो ये अच्छा है कि नहीं। तो बाई डिफॉल्ट उनको क्या करना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है इन्वेंट्री। डज दैट मीन इट्स अ बैड थिंग पर से? नहीं, वो नेचर ऑफ बिजनेस में ही वो है। जैसा अभी हम लोग ने देखा एलटी फूड्स, उसका इन्वेंट्री ज्यादा रखना पड़ रहा है क्योंकि वो 3 ही 4 महीना मिलता है उनको बनाने के लिए, है कि नहीं? ये सबको क्लियर हुआ क्या? तो वही उन लोगों ने पॉइंट बोला। एंड सेकेंडली उन लोगों ने बोला है कि 2 इंडस्ट्री का कभी कंपेयर नहीं करने का, इंडस्ट्री के अंदर के कंपनीज के कैश कन्वर्जन को कंपेयर करो। समझ में आया? उसके बाद उन लोग ने 2 फॉर्मूला दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। फिर एक नया उन लोगों ने नेट वर्किंग कैपिटल बोला है। अभी क्या बोल रहे हो लोग, बैलेंस शीट में हम लोग ने देखा था करंट एसेट्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, डेटर और इन्वेंट्री, और करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, ट्रेड मतलब क्रेडिटर्स और पेबल्स। बराबर? मैंने आपको क्या बोला था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते? क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होने वाला है। बराबर? बट ये जो है डेटर है, इन्वेंट्री है, ये जो पार्ट है ये चेंज हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड ऑपरेटिंग लायबिलिटीज। ये समझ में आया? तो नेट वर्किंग कैपिटल में हम लोग को क्या लेने का है, सिर्फ ऑपरेटिंग एसेट्स और ऑपरेटिंग लायबिलिटीज। तो ऑपरेटिंग एसेट्स में क्या आएगा, डेटर, इन्वेंट्री, ये सब चीजें आएगा। तो बेसिकली करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म डेट एंड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये भी फिक्स्ड रहता है ना, समझा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्सक्लूड करने के बाद ऑपरेटिंग एसेट्स, करंट ऑपरेटिंग एसेट्स। तो वही उन लोगों ने दिया है वहां पे। क्लियर है ये? ओके अभी नेक्स्ट एलओएस पे आते हैं। एलओएस 25.b एक्सप्लेन लिक्विडिटी एंड कंपेयर इशूअर्स लिक्विडिटी लेवल्स। अच्छा, अभी लिक्विडिटी एक एसेट के लिए क्या होता है, अगर मेरे पास एसेट्स है, अगर मैं बोलता हूँ एकदम लिक्विड है, मतलब क्या, तुरंत मैं कैश में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इक्विवेलेंट, कैश बराबर है वो, तो इट इज हाईली लिक्विड। अगर मैं बोलता हूँ मेरा लायबिलिटी है बहुत लिक्विड है, मतलब क्या, मुझे तुरंत पे करना पड़ेगा,
तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट। समझा? वो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है उन लोगों ने। फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि डेटर है और इन्वेंट्री है, दोनों में से कौन सा ज्यादा लिक्विड है? डेटर और इन्वेंट्री में से कौन सा ज्यादा लिक्विड है? कौन सा ज्यादा लिक्विड है? डेटर। क्यों? क्यों? क्योंकि डेटर क्या है? डेटर में क्या है? अपन ने माल बेच दिया है, बराबर, सिर्फ पैसा लेना है। इन्वेंट्री में क्या है? इन्वेंट्री में बेचूंगा, तुरंत पैसा आएगा क्या? वो डेटर में कन्वर्ट होएगा, फिर उधर से मुझे पैसा आना है। मतलब 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। इन्वेंट्री खराब है तो कैसा बेचेगा? समझ में आ रहा है? और अगर बेचने के बाद भी डेटर बनने ही वाला है तो डेटर ऑलरेडी जो बना हुआ है वो उधर से जल्दी पैसा मिलेगा ना, कंपेयर टू इन्वेंट्री। ये समझा? तो इसके लिए डेटर थोड़ा ज्यादा लिक्विड है कंपेयर टू इन्वेंट्री। ये अपना सेकेंड पैराग्राफ है। क्लियर? उसके बाद वो लोग बोलते हैं 2 कंसेप्ट है, एक होता है प्राइमरी लिक्विडिटी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी लिक्विडिटी। हमेशा वर्किंग कैपिटल जो भी शॉर्ट टर्म होता है ना मेरा लाइबिलिटीज, वो पे ऑफ करने के लिए प्राइमरी सोर्स ही यूज करना बेस्ट है। प्राइमरी सोर्स मतलब अपना करंट एसेट्स, या तो बैंक वैंक का शॉर्ट टर्म लोन जुटा लिया, ये हो गया हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। अच्छा है ना? मेरे डेटर से मैंने भर दिया, मेरा इन्वेंट्री से मैंने भर दिया, शॉर्ट टर्म मेरे को कमर्शियल पेपर लिया उधर से मैंने भर दिया, ये अच्छा है। लेकिन अगर तुम लोग को शॉर्ट टर्म सोर्सेस नहीं है अभी, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भरने के लिए। ये बहुत घटिया चीज है। समझा? तो वो क्या क्या घटिया चीज है वो होते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो उसके लिस्ट दिया हुआ है कि वो अच्छा नहीं है, उधर से नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या दिया देखो। अच्छा, उसके पहले एक टर्म दिया हुआ है सॉल्वेंसी। वर्किंग कैपिटल इशू मतलब शॉर्ट टर्म इन नेचर। समझा? लिक्विडिटी इशू बोलते हैं या वर्किंग कैपिटल इशू, वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन नेचर। लॉन्ग टर्म मतलब इनसॉल्वेंसी में जा रहा है कंपनी अगर सॉल्वेंट है मतलब वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अच्छे से भर सकता है। अगर इनसॉल्वेंसी है मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं भर पा रहा है तो खत्म है कंपनी। समझा? तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स से अगर मैं मेरा वर्किंग कैपिटल नीड्स नहीं कर पा रहा हूँ पूरा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी सोर्स पे जाना पड़ेगा। और सेकेंडरी सोर्स बहुत गंदा चीज है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आपका प्राइमरी सोर्सेस है ही नहीं आपके पास जिधर से आप अपना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कर रहे हो, तो आपको दूसरे स्टेप्स में जाने पड़ेंगे। वो क्या क्या स्टेप्स है वो देखते हैं। सबसे पहला, कैश सेव्ड बाय सस्पेंडिंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। आप हर साल डिविडेंड दे रहे थे अपने शेयर होल्डर को, बट क्योंकि अभी आपको लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए नहीं है करंट एसेट्स, तो आप क्या कर रहे हो? आप आपका डिविडेंड्स रुका रहे हो और बोल रहे हो हमको चाहिए ताकि हम हमारे लाइबिलिटीज पूरी करें। ये बहुत गंदी चीज है। क्यों? मैं बताता हूँ। अभी इसका रीजनिंग नहीं दिया है, मैं आपको बताता हूँ क्यों गंदा है। अगर एक कंपनी इंडिया में, इंडिया छोड़ो पूरा वर्ल्ड में, अगर एक कंपनी डिविडेंड दे रही है ना आपको पिछले 10 साल से, और अचानक बंद कर दिया ना, बहुत ही नेगेटिव चीज होता है वो। डिविडेंड्स आर सपोज टू बी स्टिकी बोलते हैं कि एक बार अगर डिविडेंड्स मिल गया ना, तो अभी सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जैसा कोल इंडिया है। कोल इंडिया अपने इन्वेस्टर को 8% डिविडेंड देता है अपना शेयर प्राइस पे 8%। तो कोल इंडिया क्यों खरीदते लोग? डिविडेंड्स के लिए। डिविडेंड्स ही देना बंद कर दिया तो जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स किसके लिए आए थे, वो क्या करेंगे? और शेयर प्राइस तो अच्छा है क्या? समझा क्यों खराब है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आओ। डिलेइंग और रिड्यूसिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आपको एक्सपेंशन का एक प्लान है जिसके लिए आपने पैसा रखा है, लेकिन आप अपना लायबिलिटी नहीं पे ऑफ कर पा रहे हो, तो आपको आपका एक्सपेंशन प्लान बंद करना पड़ेगा या डिले करना पड़ेगा। क्या ये अच्छी बात है? बुरी बात है ना? फिर थर्ड वाला सेकंड वाले से भी ज्यादा बुरा है। सेकंड वाला था कि आप एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो, थर्ड है कि तुम लोग का अभी का जो है बिजनेस, उसका भी एसेट बेचने को नौबत में आ गया, तो आपका सेल्स क्या हो जाएगा? तो और गंदा चीज हो गया ये थर्ड वाला। फिर फोर्थ, ये और भी गंदा है उससे भी, इशूइंग एडिशनल इक्विटी। आप इक्विटी क्यों रेस करते हो? कंपनी आईपीओ करती है ना, आईपीओ करने का पर्पस क्या होता है मालूम है? एक्सपेंशन। पैसा आया बाहर से, उससे वो लोग कैपिटल एक्सपेंशन करते और जो भी डेट है ना लॉन्ग टर्म, वो पे ऑफ करते। लेकिन अगर आपने इक्विटी रेस किया और अपना शॉर्ट टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे, खत्म, बहुत ही बुरी बात है। समझा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी इक्विटी वाले आ रहे रहेंगे ना, उनको बहुत डिस्काउंट में देना पड़ेगा शेयर प्राइस के, तो आपका करंट शेयर प्राइस भी गिर जाएगा। तो ये बहुत नेगेटिव लाइट पे देखा जाता है। समझा? उसके बाद फिफ्थ,
रीस्ट्रक्चरिंग डेट टू एक्सटेंड इट्स मेच्योरिटी, आपने लोन लिया हुआ है 2 साल का 3 साल का, अभी आप पे ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, अरे 3 नहीं अभी मेरे को और 2 साल लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका पूरा क्रेडिट क्वालिटी खराब हो जाएगा, अगली बार आपको लोन मिलेगा ही नहीं सस्ते में। तो हो गया ना भाई, कंपनी के तो लग गए, तो एक्सपेंशन सब कैसे करोगे, समझा। इसके लिए ये बहुत बुरी चीज़ है रीस्ट्रक्चरिंग करना डेट का। उसके बाद लास्ट है, आप पे ऑफ ही नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया तो ख़त्म है। उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वही है बैंक्रप्सी मतलब क्या, उसमें भी कैसे होता है कि आपको थोड़ा टाइम देते हैं कि कोई और कंपनी कुछ हेल्प कर रहा है क्या, आपका एसेट खरीद रहा है या आपको पैसा देने को तैयार है, ऐसे सब होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होता है। वो उसके बाद नहीं हुआ तो ख़त्म, सीधा कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगा और आपको सारे एसेट्स बेच के सबको पे ऑफ करना पड़ेगा, ख़त्म हो जाता है। ये समझा क्या, तो ये सारे गंदे चीज़ें हैं। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट इस पे आओ, लिखा हुआ है उसमें, यूजिंग सेकेंडरी लिक्विडिटी सोर्सेज सेंड्स नेगेटिव सिग्नल्स टू द मार्केट एंड दे आर जनरली मोर कॉस्टली देन प्राइमरी लिक्विडिटी सोर्सेज। ऑब्वियसली ना, आपको डेट पे ऑफ करने को नहीं हो रहा है, तो आप जो भी रेस करते हो बाहर से सब बहुत महंगा मिलेगा आपको। उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं, कंपनीज कैश कन्वर्जन साइकिल में ऑल्सो वेरी बाय द ईयर। अगर सीजनल है बिजनेस या बिजनेस अगर खराब हो गया तुम्हारा फंडामेंटल्स, तो इन्वेंट्री बिकेगा क्या, जल्दी नहीं बिक रहा है तो आपका इन्वेंट्री डेज भी बढ़ सकता है। तुम लोग पुश कर रहे हो अपना इन्वेंट्री, तो क्या हो जाएगा, आपका डेटर डेज बढ़ेगा, क्योंकि आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बोलोगे अरे तू 20 दिन में दे रहा था ना, एक काम कर मुझे 40 दिन में दे, चलेगा बट मेरा माल बेच। तो ये सब क्लियर इंडिकेटर है, ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद वो लोग ने लिखा है कि जब ऐसे सब सिचुएशन होता है ना, शॉर्ट टर्म में कुछ खराबी होती है, तब कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी सर्व एज अ बफर टू मीट कंपनीज ऑब्लिगेशन। अगर आपका माल वाल नहीं बिक रहा है, आपको पैसा तो देना पड़ेगा ना, किसको, रेंटल वेंटल सैलरी सब कुछ देना पड़ेगा। वो टाइम पे आपके पास बफर के लिए क्या होएगा, अपना कैश और कैश इक्विवेलेंस। तो वो टाइम पे ये बहुत काम आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, वो लोग बोल रहे हैं। समझ में आया क्या आपको, ओके। उसके बाद दिस एक्सेस कैश हैज अ कॉस्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कैपिटल नॉट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, but inadequate liquidity can result in having to rely on higher secondary sources, higher cost of secondary sources। ये मार्क करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहे हैं, बेसिकली वो बोल रहे हैं कि तुम लोग है ना ऐसे रख रहे हो ना, सपोज करते तुम्हारा लायबिलिटी है 30 करोड़ का, तुम्हारा डेटर है, इन्वेंट्री है, सब है, ये सब मिला के भी तुम लोग के पास सपोज एक 25 करोड़ है। एक सिनेरियो है जहां पे यहाँ पे तुम्हारे पास 10 करोड़ है, और दूसरा एक कंपनी है जहां पे 40 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना है, एक कंपनी का 10, दूसरा एक कंपनी जिसका बाकी सब सेम है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं ना, जो कंपनी 40 करोड़ रख रहा है वो बहुत सेफ खेल रहा है, वो बहुत ही सेफ खेल रहा है, क्योंकि 40 और 25 कितना हो गया, 65, और पे कितना करना है, तो वो बहुत सेफ खेल रहा है। जो अच्छा है, सेफ्टी उसका बढ़ गया, ये केस में उसका सेफ्टी बढ़ गया, बट वो लोग बोल रहे हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ये 40 करोड़ ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, तुम्हारा कैश इक्विवेलेंस में कितना ही कमाई होगी, नहीं होएगा ना ज्यादा कमाई। इधर में से तुम क्या कर सकते थे, 20-30 करोड़ निकाल के अपने धंधे में लगा सकते थे ना, जो आपको ज्यादा पैसा देगा, बट आपने क्या किया, नहीं 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 मेरे को सेफ्टी खेलने का है, तो आपको सेफ्टी मिलेगा लेकिन प्रॉफिट, तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। वो उन लोगों ने बोला है, क्या बोला है, या तो सेफ्टी खेलो बट प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगा, या तो तुम कम रखो, लेकिन कल को अगर ये भर नहीं पाए तो तुमको सेकेंडरी सोर्सेज में जाना पड़ेगा, तो भाई दिक्कत भी है। तो तुम लोग देखो, वो बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया तुम लोग को वो लाइन का मतलब इतना डेप्थ में। अभी है ना तुम लोग को क्या करने का है, वो एग्जाम्पल पे आओ। कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी बहुत सिंपल है। अच्छा, बहुत लिक्विड एसेट मतलब क्या, जो तुरंत में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नेस्ले इंडिया का 1 करोड़ का शेयर्स पड़ा हुआ है, मैं कल के कल बेचूंगा ना, तो T+2 में मेरे को 1 करोड़ के आसपास ही आ जाएगा, हार्डली कुछ कट के आएगा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, हाईली लिक्विड, बराबर। अगर मेरे पास रियल एस्टेट 1 करोड़ का, मेरे को 2-4 दिन में बेचने का है कुछ भी करके, तो 1 करोड़ मिलेगा।
मेरे को 80 लाख ही मिलेगा शायद, वो भी 1 वीक लग जाएगा, लेकिन 80 लाख मतलब मेरा कितने का फटका मिला? 20% का। तो मेरा लिक्विडिटी कॉस्ट कितना है रियल एस्टेट पे? 20%। समझा? क्योंकि वो इलिक्विड है, मेरे को 1 करोड़ नहीं मिला, कितना मिला? 80 लाख। तो मेरा लिक्विडिटी कॉस्ट कितना हुआ? 20%। नेस्ले इंडिया पे 0, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 0। समझा आपको कंसेप्ट? अभी थियरी पे, वो एग्जाम्पल पे आओ। वो लोग ने क्या दिया है? कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे लिक्विडेशन कॉस्ट कितना है? 0%। क्यों? क्योंकि वो हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स एकदम हाईली लिक्विड नहीं है, उस पे इसके लिए 15% का फटका है अगर आपको तुरंत कैश में कन्वर्ट करना है तो। एम्प्टी वेयर हाउस 30%, 1 करोड़ का है, तुरंत बेचने का है तो 70 ही मिलेगा। समझा? 30% का फटका। तो वो लोग बोल रहे कि वो फटका बैठने के बाद अपने वो नेट कितना आने वाला है हाथ में? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 है, उस पर कोई है क्या? लिक्विडेशन कॉस्ट 0, तो पूरा का पूरा मेरे को 100 मिलेगा। इन्वेंट्री 200 का है, उस पर 15% मतलब 30, तो 30 का फटका 200 माइनस 30 इज 170। एम्प्टी वेयर हाउस इज 300 के का कितना? 30%, तो 90 गया, तो कितना आया हाथ में? 210। तो टोटल कितना हुआ? 100 प्लस 170 प्लस 210, कितना हो गया? 480 का टोटल हम लोग को मिला। यानी कि मेरे को 600 में से फटका कितने का पड़ा? 120। तो टोटल पे मेरे को कितने का कॉस्ट है? तो 120 का टोटल कॉस्टिंग है ना, लिक्विडेशन कॉस्ट। तो 120 डिवाइड बाय कितना मेरा प्राइस था? नहीं, टोटल 600 में 480 मिला, तो 120 का फटका ना, तो 120 डिवाइड बाय 600 कितना परसेंट हुआ? 20%। तो 20% मेरे पूरे इसका लिक्विडेशन कॉस्ट है। क्लियर है सबको? डन। अभी हम लोग आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विडिटी। अभी 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी एंड पुल्स ऑन लिक्विडिटी। ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी मतलब क्या? ड्रैग हो रहा है पैसा आने के लिए, मतलब जितना आना चाहिए था जल्दी उतना नहीं आ रहा। अगर मैं बोल रहा हूँ 50 दिन में पैसा आने वाला है, 50 दिन से लेट हो रहा है, क्यों हो सकता है? 2 रीजन की वजह से। या तो इन्वेंट्री मेरा नहीं बिक रहा है, या तो माल बेचने का डेटर से मुझे पैसा नहीं आ रहा है। वही 2 रीजन हो सकता है ना। इन्वेंट्री क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि शायद प्रोडक्ट खराब हो गया है, मतलब मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हुआ है, या तो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, तो हो सकता है। या तो मेरा डेटर क्या कर रहा है, उधर से मेरे को पैसा ही नहीं आ रहा है, वो बैड डेट्स करवा रहा है, क्योंकि वो शायद खुद उसके पास पैसा नहीं है, या वो डेलिबरेटली डिले कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी। मतलब मुझे जितना पैसा आना चाहिए था 50 डेज में, वो 50 डेज में नहीं आ रहा है, मे बी 70 डेज में आ रहा है। तो प्रॉब्लम है ना मेरे लिए। मेरे को लगा था 50 दिन में आएगा, बट 70 दिन लग गया। लेकिन वो टाइम पे मुझे तो मेरे क्रेडिट उसको देना पड़ेगा ना, क्रेडिटर को देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी। ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी की वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल को क्या होएगा? बढ़ेगा ना। बुरी बात है ना, ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी बुरी बात है, तो कैश कन्वर्जन। पुल्स ऑन लिक्विडिटी मतलब क्या? मेरे को क्रेडिटर को 60 डेज में देने का था, अभी मेरे को 40-50 दिन में देना पड़ रहा है, तो पुल कर रहा है वो जल्दी मेरे से, उम्मीद मेरे से जल्दी पुल कर रहा है लिक्विडिटी, तो मेरे को उसको जल्दी पैसा देना पड़ रहा है। वो अच्छी बात है, उससे भी कैश कन्वर्जन बढ़ेगा। तो ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी एंड पुल्स ऑन लिक्विडिटी विल लीड टू हायर कैश कन्वर्जन साइकिल, हायर नंबर ऑफ डेज फॉर कैश कन्वर्जन साइकिल। पुल्स ऑन लिक्विडिटी क्यों ज्यादा हो सकता है? वो मेरे से जल्दी पैसा मांग रहा है, या तो वो मेरे को डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो भी मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना। दोनों भी बुरी बात है, मेरा पुल हो रहा है पैसा ज्यादा, पैसा तो ज्यादा पुल हो रहा है, या तो जल्दी पुल हो रहा है। समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है? तो ये 2 कंसेप्ट है, ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी एंड पुल्स ऑन लिक्विडिटी। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज 3 रेशियो है, ये हमने कॉलेज में भी सीखा होगा, बट वापस एक बार करते हैं। सबसे फर्स्ट इज करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट। CA अपॉन CL कॉलेज में सिखाया था, 2:1 है तो अच्छा है, ऐसा सब बकवास ऐसा नहीं होता। हर एक इंडस्ट्री का अपना खुद का नॉर्म होता है, समझा? कल को किसी का 10:1 है तो अच्छा है क्या? मतलब करंट एसेट्स है 100 करोड़ और करंट लायबिलिटी है 10 करोड़, अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि इतना पैसा क्या कर रहा है करंट एसेट में? बिजनेस में डालना। अभी इसके पहले वही देखा था ना हम लोगों ने, इतना सेफ कौन खेलता है? तो हर एक का एक नॉर्म होता है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, उसके इर्द गिर्द ही खेलते हैं वो लोग। ये समझ में आया क्या? तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम ज्यादा तो अच्छा है, बट हाँ आपका करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। उसमें करंट एसेट्स में सब कुछ आता है, ये भी आता है, प्रीपेड भी आता है, याद रखना।
क्या ये लॉजिकल है? नहीं, बट CFA के हिसाब से प्रीपेड भी आता है। अभी इसका स्ट्रिक्टर वर्जन क्या है? क्विक रेशियो। अभी ना ऐसे समझो कि ये सबका टोटल है ना 50 करोड़ है और करंट लाइबिलिटीज का टोटल है 40 करोड़, तो करंट रेशियो क्या है? 50/1 के ऊपर है। अभी क्विक रेशियो है ना थोड़ा स्ट्रिक्टर वर्जन है करंट रेशियो का। उसमें क्या करते, हम ये इन्वेंट्रीज, प्रीपेड, ये सब हटाते और क्या लेते? सिर्फ ये 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी और डेटर। इन्वेंट्री को हटाते, प्रीपेड को हटाते। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री जरूरी नहीं है कि उसमें से पैसा जल्दी आए, हम लोग ने पहले ही देखा था। तो हम लोग देखते ये तीनों का टोटल है अपना सपोज 35 करोड़, तो कितना हो गया? 35/40, तो 1 के नीचे हो गया ना। तो क्या बुरा है ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। हो सकता है कि अपना कंपनी बहुत सही है, इन्वेंट्री बहुत अच्छे से बिकता है उसका, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होते रहता है तो प्रॉब्लम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्की है। ऐसे समझा? इसको क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो। फिर एक और रेशियो आता है जिसको हम बोलते हैं कैश रेशियो। ये और भी स्ट्रिक्ट वर्जन है क्विक रेशियो का भी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटर को भी हटा देते हैं और हम क्या देखते हैं? सिर्फ कैश एंड मार्केटेबल। सपोज ये 20 करोड़ है और ये 40 है, तो कितना हो गया? 20/40। तो ऐसे तो 0.5, तो क्या ये रिस्की है? नॉट नेसेसरीली। हो सकता है अपने कंपनी का डेटर बहुत अच्छा है, बैड डेट्स होता ही नहीं है, तो क्यों ही देखने का ये सब? ये सब कब देखने का है? जब मेरा इन्वेंट्री में ऑब्सोलीट होते जाता है, डेटर में बैड डेट ज़्यादा होते रहता है, तब ये देखो ना। नहीं तो अगर मेरा बैड डेट्स नहीं होता है, इन्वेंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, तो चुपचाप ये देख के ख़त्म करो ना बात। यहाँ तक पहुँचने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे पहुँचने का कब? जब डेटर में प्रॉब्लम है, जब इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है, तो ये देखो। बट ये 3 फॉर्मूला है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। समझा? अभी आपको क्या करना है? वो जो एग्जाम्पल है लिक्विडिटी रेशियो का, वो सॉल्व करना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है?